आप कौन हैं? मैंने आपको उस दिन हॉस्पिटल के बाहर भी देखा था, जब माँ एक्सपायर हो गई थी, और उनके अंतिम संस्कार पे भी देखा था। आज आप यहाँ, प्लीज मुझे बताइए, अब कौन है? मैं तुम्हारा पापा हूँ। Your father. पापा? आप मेरे पापा हैं? पापा? ये आदमी बलदेव नहीं हो सकता है। जरूर कोई फ्रॉड है जो पूजा का पिता बन के आया है ताकि उसकी सारी जायदाद पे अपना कब्जा जमा सके। पर ये फ्रॉड है या वाकई में पूजा का पिता है, इस बात का पता कैसे चलेगा? और बलदेव को कोई जानता है तो वो बड़े भाई साहब जोगिंदर जी, उन्हीं से पता करना पड़ेगा। पापा, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, आखिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अब तो मैं वापस आ गया हूं ना। लेकिन अगर आप माँ के होते हुए आते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। वो आखिरी सांस तक सिर्फ आपको ही याद करती रही। लेकिन नानी आपसे बहुत नफरत करती थी। लेकिन माँ आपको हमेशा डिफेंड किया करती थी। वो कहती थी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। बड़े मामा जी आए। मामा जी आए हैं। नमस्ते मामा जी। अरे पूजा मेरी बच्ची है, जीती रहो जीती रहो। अरे बिना जोगिंदर जी। कौन हो तुम? जी मैं बलदेव। कौन बलदेव? जी मैं बलदेव मेहता। नहीं नहीं, तुम बलदेव मेहता नहीं हो सकते। 18 साल के बाद आपसे मिल रहा हूं ना, तो शायद इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे। पापा, मामा जी देख नहीं सकते। हाँ, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई थी। मैं देख नहीं सकता, मगर किसी की भी आवाज पहचान जरूर सकता हूँ। ये बलदेव मेहता की आवाज नहीं है। तुम बलदेव मेहता हो ही नहीं। मामा जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा दिल कहता है यही मेरे पापा हैं। अरे बेटी, ये कोई बहरूपिया है, फ्रॉड है जो तुम्हें धोखा देके। चुप रहिए, यही मेरे पापा हैं। अगर तुम इसकी बातों में आ ही गई हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस फ्रॉड के धोखे में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। ए, चलो निकलो यहाँ से। आई से गेट आउट। कहीं नहीं जाएंगे मेरे पापा। जाएंगे तो आप। मुझे पता है आप मेरी प्रॉपर्टी पर सांप बन के बैठे हुए हैं। मैं एक बार अपने पापा को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। अगर आपने मुझे मेरे पापा से अलग करने की कोशिश भी करी ना, तो याद रखिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहिए। मिस्टर बलदेव मेहता। बलदेव मेहता? कौन बलदेव मेहता? मेरा नाम तो राजीव कुमार है। और 5 साल पहले आपका नाम सुनील यादव था, राइट? कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप कौन हैं। अगर आप अभी ये कहना चाहते हैं कि आप बलदेव मेहता नहीं हैं, तो फिर क्या आप
इन्हें भी नहीं जानते। क्या चाहते हो तुम? यही कि अपनी बेटी को एक फ्रॉड के हाथों से बचाइए और बेंगलोर से मुंबई वापस चलिए। असली पिता कौन, बलदेव 1 या बलदेव 2? ये पूजा मल्होत्रा की जिंदगी में भी अजीब समय चल रहा है। सर, 18 साल बाद उसके पिता लौटते हैं, वो भी एक नहीं, दो। हाँ, किंतु उसके मामा जोगिंदर मल्होत्रा का कहना है कि वो बलदेव जो बेंगलोर में रहता था वही उसका असली पिता है। और पूजा का मानना है कि जो बलदेव उसके साथ रहते हैं वही उसके असली पिता है। हाँ, विचित्र बुद्धि है। अरे राघव, राघव, भाई साहब, राघव, हेलो। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छा राजवीर जी, आपको इनकी हत्या के बारे में कैसे पता था? जी मैं यहाँ 7 बजे तक पहुँच गया था। अपने ऑफिस से सीधा मैं यहीं आया। भाई साहब से ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि उन्हें किसी ने मार दिया। किसी पर शक? बलदेव मेहता। जब भाई साहब ने दोनों बलदेव मेहता के डीएनए टेस्ट करवाए तो वो बलदेव मेहता इस बात से डरा हुआ था कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए, घबराया हुआ था वो। बलदेव मेहता? जी। घर में कोई है? यस। मिस्टर बलदेव मेहता कहाँ है? जी वो तो दोपहर से ही घर पे नहीं है। क्यों, क्या बात है? आपके मामा जी जोगिंदर मल्होत्रा को किसी ने खून कर दिया। क्या? आप आज शाम 6 से 7 के बीच कहाँ थी? जी मैं किसी काम से बाहर गई। बलदेव मेहता जैसे ही वापस आए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी थैंक यू। पूजा को बुला कर लाओ। ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ। चाबी दो, तलाशी लो। बलदेव मेहता जी, आजकल आपकी तस्वीर समेत अखबार में बड़ी खबर भी छप रही है। फिर तो आपने आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। जी। जोगिंदर मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने पूजा को अरेस्ट किया। भला वो अपने ही मामा जी का कत्ल क्यों करेगी? केडी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पूजा को बचा लीजिए। पूजा को बचाने का एक ही रास्ता है। अदालत में आपको स्पष्ट रूप से सच सच बताना पड़ेगा कि उसका असल पिता कौन है। मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा अदालत के सामने। बस आप पूजा के ऊपर लगे हुए इस इल्जाम से उसे बचा लीजिए, प्लीज। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। योर ऑनर, पूजा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की होने वाली मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया योर ऑनर, जब इनकी माताजी कावेरी देवी के देहांत पर 18 साल बाद इनके तथाकथित पिताजी का आगमन हुआ। वो वापस आए। अब
पूजा मल्होत्रा ने बिना सोचे समझे इमोशनल हो गए इनके पिताजी को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि बलदेव मेहता को एक्सेप्ट कर लिया। नेचुरल रिएक्शन। लेकिन एक नेचुरल रिएक्शन और आया, इनके जो लीगल गार्डियन थे जोगिंदर मल्होत्रा, वो ये बलदेव मेहता को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो बलदेव मेहता, योर ऑनर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, इस केस में 2 बलदेव मेहता हैं और इस कोर्ट में भी मौजूद है, तो कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं बलदेव 1 और बलदेव 2 यूं संबोधित करूंगा। हाँ, तो ये जो जोगिंदर मल्होत्रा थे, उनके हिसाब से बलदेव 1 वो फ्रॉड था, इसलिए असली बलदेव मेहता की खोज शुरू हुई और 8 मई के अखबारों के अनुसार असली बलदेव मेहता यानी कि बलदेव 2 को बैंगलोर से खोजा गया। इस बात से पूजा मल्होत्रा खफा हो गई और 8 मई की शाम को ही वो जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे पहुंची और वहां पे बहस हुई, और बहस सिर्फ जुबान ही नहीं, एक लेवल ऊपर तक गई, गर्मा गर्मी हुई। और उसी वक्त पूजा मल्होत्रा ने, ऑनर ये तलवार जो दीवार पे टंगी हुई थी, उससे पूजा मल्होत्रा ने जोगिंदर मल्होत्रा पे किया वार। वो था सोमवार और जोगिंदर मल्होत्रा मंगलवार नहीं देख पाए, उनकी मौत हो गई। ये गलत है, ये सरासर झूठ है। मैंने मामा जी का खून नहीं किया है। मैं तो उस दिन उनके घर भी नहीं गई थी। आप झूठ बोल रही हैं, ये आपको पता है? मुझे पता है। छोड़िए, क्या आप ये बात जानती थी, आपको पता था कि आपके मामा जी जोगिंदर मल्होत्रा जी उस बलदेव मेहता को फ्रॉड मानते थे? आप इस बात से भी नाराज थी कि आपके मामा जी ने बलदेव नंबर 1 और बलदेव नंबर 2 दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं इन सब चीजों की वजह से उनसे नाराज जरूर थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनका खून किया है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि आपकी गाड़ी की डिक्की में वो तलवार वो वहाँ पे कैसे बरामद हुई? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। योर ऑनर, सच क्या है झूठ क्या है, ये साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। योर ऑनर, 8 मई की शाम करीब 7 बजे राजवीर मल्होत्रा ने फोन करके हमें जोगिंदर मल्होत्रा के मर्डर की खबर दी। मैं अपनी टीम के साथ जोगिंदर मल्होत्रा के बैंड्रा वाले बंगले पर पहुंचा। वहां हमें उनकी लाश मिली। खून शोपीस की एक तलवार से हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हत्या का समय 6:15 से 6:45 के बीच का है, जिसके बाद राजवीर के शक के आधार पर हम बलदेव मेहता से पूछताछ करने पहुंचे, जो पूजा के साथ रहते थे। वो तो वहां नहीं मिले, लेकिन पूजा की कार की डिक्की से हमें ये तलवार बरामद हुई। इंस्पेक्टर दवे, कृपया कर अदालत को बताइए कि इस तलवार पर, इस हत्या शस्त्र पर क्या किसी की उंगलियों के निशान मिले हैं, विशेषकर पूजा के? जी नहीं, इस तलवार पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं। तो फिर किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि पूजा ने इस तलवार से जोगिंदर जी की हत्या की? पहला तो ये कि पूजा की कार की डिक्की से ये तलवार बरामद हुई, और दूसरा जोगिंदर जी के घर पर पूजा की उंगलियों के निशान मिले हैं। पाठक साहब जी, पूजा मल्होत्रा का ये बयान कि वो जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई नहीं थी, वो तो सरासर झूठ निकला। अब 8 तारीख को वो शाम को जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ गई थी। ये साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगा अपना अगला गवाह, जोगिंदर मल्होत्रा का डोमेस्टिक हेल्प राघव जी। लगभग 6 बजे पूजा मैडम आई और आते ही इन्होंने मुझे अपने घर भेज दिया, यह कहते हुए कि वो मामा जी के लिए हापुस आम लेकर आने वाली, और वो भूल गई। उन्होंने बोला कि तुम जाओ और वो आम लेकर आ जाओ, तो मैं वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? रात को 10 बजे मैं वापस आया तो पता चला कि किसी ने साहब का। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो मामा जी के घर गए भी नहीं थी। अरे जायसवाल साहब, क्या आम खाते हैं आप? आमतौर पर तो खाता हूँ, टिफिन लाया हूँ आज भी, खाएंगे आप? नहीं नहीं, मैं आम रस निकालना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो जरा निचोड़ूं। हाँ तो राघव जी, आपके कथन के अनुसार राघव जी, आपने कहा कि पूजा जी वहाँ आई और आते ही उन्होंने आपको अपने घर जाने कहा, वहाँ से आम लाने कहा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूजा जी का घर जोगिंदर जी के घर से आधे घंटे की दूरी पर है, और आपको पूरे 4 घंटे लग गए जाकर आने में। इतना समय क्यों लगा? जी, वो मैं
पूजा मैडम के घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा नौकरानी आसपास कहीं गई होगी, परंतु काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी नहीं आई, तो मैं वापस आ गया और सब रास्ते में कुछ काम था, वहां समय लग गया। चलिए मान लेते हैं आपकी ये बात। ये बताइए कि पूजा जी के अतिरिक्त उस शाम वहां और कौन आया था? बलदेव मेहता आए थे। कौन से वाले बलदेव मेहता? यहाँ तो दो हैं। वो आए थे, करीब 5:30 बजे आए थे और 6 बजे से पहले ही चले गए। मैं 7 तारीख की शाम को बेंगलोर से मुंबई आया और मुझे वहां पता चल गया था कि कोई बहरूपी मेरी जगह लेकर मेरी मासूम पूजा को धोखा दे रहा है। इसलिए मैं सीधा जोगिंदर जी से मिलने उनके घर चला गया। लगता है आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, तभी तो इतने वर्षों पश्चात लौटने के बाद अपनी बेटी से मिलने के बजाय आप सीधा वहां जोगिंदर जी के पास चले गए। नहीं वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वही तो थे जो मुझे पहचानते थे और उन्होंने अपने आदमी की मदद से मुझे बुलवाया। फिर क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम था कि जोगिंदर जी अपनी आंखें खो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी इस बहरूपिये को अपना पिता मान चुकी है। उन्होंने मुझे DNA टेस्ट की बात की और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी बेटी पूजा को समझाऊं। मैं इससे मिलने भी गया था, लेकिन इसने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वहां पर यह बहरूपिया भी था। मैं तो सिर्फ अपनी मासूम बच्ची को बचाना चाहता था, इसलिए मैं दूसरे दिन जोगिंदर जी से मिलने उनके घर गया था। कुछ 5:30 बजे होंगे और 6 बजे करीब मैं वापस भी आ गया था। झूठ बोल रही है। इसी ने जोगिंदर जी का खून किया है ताकि मेरी बेटी को बचा सके। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अगर वो बलदेव मेहता जिसे पूजा मल्होत्रा अपना पिता मानती है वो चिल्ला चिल्ला कर ये साबित करना चाहते हैं कि वही असली बलदेव मेहता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से वो झूठ को सच में नहीं बदल पाए। वकील साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है, और साबित करने की जरूरत उनको होती जिनके मन में कोई चोर होता, या फिर बात कुछ और होती है। बताइए मिस्टर बलदेव नंबर 1, अब तब क्यों आए जब आपको पता था कि आपकी पहचान कराने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ एक जोगिंदर मल्होत्रा ही है जो बेचारे आंखों से लाचार हैं, सॉरी थे। बताइए बताइए, जवाब दीजिए मिस्टर बलदेव नंबर 1। नहीं, मैं बताता हूं। आप इसलिए आए क्योंकि आप भली भांति जानते थे कि कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि आप असली बलदेव मेहता नहीं है। इसी बात का फायदा उठाया आपने, पूजा को भरोसे में लिया आपने। लेकिन जोगिंदर मल्होत्रा को जब इस बात का पता चला, उसने जब असली बलदेव मेहता यानी कि बलदेव मेहता 2 को बुलाया, आप दोनों का DNA टेस्ट करवाया, तो आप डर गए कि हकीकत सामने आ जाएगा। आपने पूजा मल्होत्रा का उकसाया और उसी वजह से पूजा मल्होत्रा ने जोगिंदर मल्होत्रा का खून कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यही हुआ था। कुछ नहीं हुआ ऐसा। आवाज नीची। ना तो मैंने पूजा को उकसाया था और ना ही पूजा ने जोगिंदर जी का खून किया है। पूजा बेटी है मेरी, मैं क्यों उकसाऊंगा उसे? बोला मैं अपनी ही बेटी का बुरा क्यों चाहूंगा? बताइए। आपका अच्छा हो सके और अच्छा हो सके। ये आपका कहना है कि पूजा आपकी बेटी है, ये आपका कहना है कि पूजा के प्रति आपको लगाव है, लेकिन हकीकत में पूजा के प्रति नहीं, उसकी करोड़ की मिल्कियत के प्रति आप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा लगता है कि माननीय अभियोग पक्ष कुछ विचलित से हो गए हैं इस बलदेव 1 बलदेव 2 के चक्कर में। योर ऑनर, मान सकता हूं कि ये व्यक्ति पूजा के असल पिता ना हो, लेकिन ये कतई ही नहीं मान सकता कि इनके उकसाने पर पूजा ने जोगिंदर जी की हत्या की होगी। इसी बात को जरा स्पष्ट करने के लिए मैं बलदेव 1 साहब से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। बलदेव जी, जिस शाम जोगिंदर जी की हत्या हुई, उस शाम से लेकर के अगले दिन दोपहर तक आप लापता रहे। कहाँ थे आप? जी, मैं अपने पुराने फ्लैट पर गया था, जहां पर मैं और पूजा की मां कावेरी साथ रहा करते थे। रात को करीब 10 बजे जब मैं वहां से लौटा तो मैंने घर के बाहर पुलिस को लगे देखा।
मैं बहुत डर गया और मैं घर के अंदर नहीं गया। और सुबह मुझे खबर मिली कि पूजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और मैं सीधे आपके ऑफिस में चला आया। मैं सिर्फ अपनी बेटी की बेगुनाही चाहता हूं। मेरी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती, किसी का भी नहीं। ना ही मुझे किसी की जायदाद का कोई लालच है और ना ही मुझे किसी के पैसे से कोई लेना देना। एक्सक्यूज मी मिस्टर जायसवाल साहब, 8 मई को मिस्टर जोगिंदर मल्होत्रा ने मेरे क्लिनिक में इन 2 व्यक्तियों का डीएनए टेस्ट करवाया। मैंने इन दोनों के डीएनए टेस्ट को पूजा के डीएनए टेस्ट से मैच किया और रिपोर्ट आपके पास है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या आप जज साहब को बता सकते हैं कि असली बलदेव मेहता कौन है? यहाँ पे कोर्ट में 2 बैठे हैं, बलदेव नंबर 1 और बलदेव नंबर 2। जी, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों में असली बलदेव मेहता वो है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। यानी कि बलदेव नंबर 2। जी योर ऑनर, अब इस बात को साबित करने के लिए कि बलदेव नंबर 1 ने ही पूजा मल्होत्रा को उकसाया था, इस बात को साबित करने के लिए एक और गवाह को यहाँ पे कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जोगिंदर मल्होत्रा के छोटे भाई राजवीर मल्होत्रा। जी, ये घटना मेरे सामने की ही थी। जब भाई साहब ने, मेरा मतलब है जोगिंदर भाई साहब ने हम सबको डॉक्टर सक्सेना की क्लिनिक में आने के लिए कहा था, हम सब वहाँ पहुँचे थे और ये धोखेबाज जो पूजा के साथ ही रह रहा था, पूजा के साथ ही वहाँ आया था। लेकिन जैसे ही भाई साहब ने डीएनए टेस्ट की बात कही, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने मेरे पापा के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? राजवीर जी, क्लिनिक में डीएनए टेस्ट होने के बाद जोगिंदर जी ने अपने दफ्तर आकर एक 25 लाख रुपए की रकम निकलवाई थी। उनकी हत्या के बाद सर्वप्रथम आप ही वहां पहुंचे थे, आप ही ने पुलिस को बुलाया था। पुलिस की खोज के बाद वहां से 25 लाख रुपए तो बरामद नहीं हुई, कहाँ गए वो रुपए? जी, मैं ही वो शख्स था जिसने पुलिस को फ़ोन किया था। लेकिन वकील साहब, 25 लाख के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। चलिए, जो भी हो, ये बताइए कि आप जब वहां शाम को 7 बजे जोगिंदर जी के घर पहुंचे तो कहां से आ रहे थे आप? जी, मैं अपने अंधेरी ऑफिस से सीधे उनके बांद्रा घर पे ही आया था। अपने अंधेरी ऑफिस से सीधा उनके घर पहुंचे, बांद्रा? जी, जोगिंदर जी का घर बांद्रा में है। ये बताइए कि आप बांद्रा से आगे महिम पर क्या कर रहे थे? ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं माहिम क्यों जाऊंगा? और ये अंधेरी और बांद्रा के बीच में माहिम कहाँ से आ गया? ये ऐसे झुटलाने का प्रयास मत कीजिए। जिस पेट्रोल पंप से आपने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया था, आपने क्रेडिट कार्ड से उसका मूल्य चुकाया था, उसकी रसीद जज साहब की मेज पर पड़ी हुई है। क्या कर रहे थे आप महिम में? वकील साहब, दरअसल मैं भाई साहब के घर शाम को 6:30 बजे ही पहुंच गया था। लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक कार वहां से बाहर जा रही है। अब कार कौन चला रहा था ये मैं नहीं देख सका। फिर मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ और मैंने कार का पीछा किया। बांद्रा से आगे माहिम के पास मैंने जाके देखा कि वो कार पूजा चला रही थी। मैं वहीं रुक गया और पेट्रोल डलवा के वापस भाई साहब के घर पे आ गया। लेकिन जब मैं अंदर कमरे में गया तो देखा कि भाई साहब की मौत हो चुकी है। थैंक यू मिस्टर पाठक। माय नेम आप सीनियर नहीं, मतलब जूनियर्स की कितनी मदद करते हैं आप। थैंक यू सो मच। क्या है कि जब, अगर आपको याद हो कि जब केस शुरू हुआ था ये वाला, तब पूजा मल्होत्रा ने ये कहा था कि वो तो कभी जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई नहीं। अगर गई ही नहीं थी तो फिर मिस्टर राजवीर ने उनको वहां पे देखा कैसे? तो बताइए पूजा जी, क्या अब भी आप यही कहेंगी कि उस रोज आप
मैं मामा जी के घर शाम के 6 बजे गई। ये सारा सर झूठ है सर। मैं जब मामा जी के घर गई थी तब उनका नौकर राघव वहीं था। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। तुमने पहले झूठ क्यों बोला था कि तुम वहां गई ही नहीं थी? I'm sorry सर। वो क्या है ना कि जब मेरे घर पे पुलिस आई थी और मेरी कार से उन्हें खून से सनी हुई तलवार मिली थी, मैं बहुत डर गई थी। पूजा, अदालत में यह साबित हो चुका है कि असल बलदेव मेहता वही है जिसकी पहचान जोगिंदर मल्होत्रा ने की थी। तुम्हें क्या लगता है? सर, मेरा दिल कहता है कि जो मेरे साथ रहते हैं वही मेरे पापा हैं, पर इस वक्त कुछ भी कहना या कुछ भी मानना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा। विचित्र गुत्थी है ये, और ये गुत्थी तब तक नहीं सुलझने वाली जब तक ये पता नहीं चल जाता कि दोनों बलदेव मेहता में से तुम्हारे असल पिता कौन है। एक बात बताओ, तुम्हारी माताजी के पास उनकी कोई तस्वीर थी या कोई ऐसी वस्तु जिससे उनकी पहचान हो सके? जी नहीं, मेरी नानी ने मेरे पापा की सारी निशानियां मिटा दी थी। पर हाँ, एक फ्लैट था जहाँ मेरे मम्मी पापा रहा करते थे जब वो साथ थे, मतलब जब उनकी शादी हुई थी। पर अब तो वो फ्लैट बंद रहता है। I see. हाँ वरुण, बोल। गुड, वेल डन। एक और काम कर। जी कहिए। मुझे राघव से मिलना है, वो है क्या? जी नहीं, वो तो नहीं है। वो तो बलदेव साहब के पास गए हैं। आजकल वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं ना। थैंक यू। बलदेव जी, क्षमा कीजिएगा, ना चाहते हुए भी आपसे एक निजी प्रश्न करना पड़ रहा है। 18 वर्ष पूर्व ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आपको अपने परिवार, अपनी धर्मपत्नी, अपनी 1 साल की छोटी बेटी को छोड़कर जाना पड़ा था? कावेरी के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। मुझे वहां पर हमेशा ऐसा फील होता था कि मैं इन लोगों के लायक नहीं हूं। बहुत छोटा इंसान था मैं। कावेरी जिस कंपनी में मालकिन थी उस कंपनी में एक मामूली सा मैनेजर था मैं। कौन व्यक्ति था विशेषकर जो आपको ऐसा आभास दिलाता था कि अब मामूली है? सब लोग, लेकिन खास तौर से जोगिंदर जी। आगे बताइए, क्या घटना घटी जिसके कारण आप 18 वर्ष तक लापता हो गए? एक दिन जोगिंदर जी ने मुझे कंपनी के काम से जयपुर की ब्रांच में भेजा था और उसी रात को वहां पर 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। पता नहीं कैसे, लेकिन वो 10 लाख रुपए मुझे मेरे ही कमरे से मिले। इससे पहले कि मैं इस बारे में किसी को बता पाता, मुझे पता चला कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मुझे चोर समझ रही है। मैं डर के मारे वहां से भाग निकला और जब मैंने कावेरी को सच बताने का निश्चय किया तो मुझे पता चला कि कावेरी भी मुझे चोर समझ रही है और मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये बात जो कावेरी आपको चोर समझ रही है और आपका मुंह नहीं देखना चाहती, ये बात किसने बताई आपको? जी, जोगिंदर जी ने। ये बात भी जोगिंदर जी ने आपको बताई। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं? पाठक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि अदालत में तो ये साबित हो चुका है कि ये जो है आपके सामने खड़े हैं वो असली बलदेव मेहता नहीं, ये पीछे बैठे हैं वो असली बलदेव मेहता है। असल बलदेव मेहता यही है। यानी कि योर ऑनर, माननीय बचाव पक्ष महोदय अब डीएनए रिपोर्ट्स को भी झुठला रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी मेरे दोस्त। धीरज धरो।
बलदेव जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि इस पुस्तक को जानते हैं आप, पहचानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से। ये किताब मैंने कावेरी को दी थी। इस पर मैंने विद लव के साथ साथ अपना नाम भी लिखा था। योर ऑनर, विथ लव एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर पाठक, मैं ये कहना चाहूंगा कि वे अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। छोड़िए ना ये सब लव रोमांस वगैरह की बातें, सीधे सीधे जल्दी बता दीजिए ना कि क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा जयसवाल साहब। योर ऑनर, मैं केवल इतना साबित करना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति कटघरे में इस समय खड़े हैं, ये ही असल बलदेव मेहता है। ये पुस्तक इन्होंने अपनी पत्नी कावेरी को भेंट के रूप में दी थी, और इस पर जो इनकी लिखावट है उसकी जांच और उसकी पुष्टि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स कर चुके हैं। रिपोर्ट आपके मेज पर है। और जरा घूमिए ना। यह व्यक्ति जिसे आप इतने जोशो खरोश से बलदेव मेहता कह रहे हैं, वास्तविकता में इनका नाम विजय विश्वकर्मा है। मैं नहीं मानता इस बात को योर ऑनर। कैसे कह सकते हैं पाठक साहब कि जो पीछे जनाब बैठे हैं वो विजय विश्वकर्मा है और बलदेव मेहता नहीं, जबकि जोगिंदर मल्होत्रा ने खुद पहचान की है उनकी, और यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट्स में भी यही साबित हुआ है कि ये जो पीछे बैठे हैं जनाब वही बलदेव मेहता है, और डीएनए रिपोर्ट्स भी यही कहती है। अटक गई है आपकी जयसवाल साहब डीएनए रिपोर्ट्स पर। तो चलिए आपका ये काम भी किए देते हैं। योर ऑनर, डीएनए रिपोर्ट्स की पुष्टि करने के लिए मैं डॉक्टर किशोर सक्सेना को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, पुलिस ने डॉक्टर सक्सेना के लॉकर से 10 लाख रुपए नकद बरामद किए। उन नोटों पर जो सीरियल नंबर्स हैं वो उस रकम के नोटों के सीरियल नंबर से मेल खाते हैं जो रकम जोगिंदर जी ने अपने कंपनी से निकाले थे, 25 लाख रुपए। इससे तो स्पष्ट होता है डॉक्टर साहब की जोगिंदर जी ने ही आपको 10 लाख रुपए दिए थे। जी, ये 10 लाख रुपए मुझे खुद जोगिंदर मल्होत्रा जी ने दिए थे। आश्चर्यजनक बात है कि डीएनए टेस्टिंग के लिए इतनी बड़ी रकम 10 लाख रुपए की। जी नहीं, ये 10 लाख रुपए मुझे डीएनए टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए दिए थे कि उस आदमी के पक्ष में मैं रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकूं। वकील साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भला जोगिंदर जी किसी को रिश्वत क्यों देंगे? लगता है किसी ने इसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है। तो आइए आप आकर सत्य बोलिए, क्यों आप हम सबको कष्ट दे रहे हैं, अदालत का समय व्यर्थ कर रहे हैं? मान जाइए कि आप बलदेव मेहता नहीं विजय विश्वकर्मा हैं। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे मैं ये क्या विजय विश्वकर्मा नाम के किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। मैं समझ गया कि आप यूं नहीं मानेंगे, मुझे साबित करना ही पड़ेगा। जोगिंदर मल्होत्रा जी के घर मुझे एक फोटो एल्बम मिला, उसमें बहुत ही दिलचस्प तस्वीर मुझे मिली। 1993 में आयोजित की गई व्यापारी संघ समारोह, जिसमें आप भी मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। ये देखिए बैनर के नीचे, बिल्कुल बैनर के नीचे। आप ही है ना? नहीं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप गौर से इस तस्वीर को देखें। 1993 का व्यापारी संघ समारोह, बैनर के नीचे मिस्टर विजय विश्वकर्मा खड़े हैं। तो क्या मिस्टर पाठक वो खड़े थे, तो क्या इससे ये साबित होता है कि ये बलदेव मेहता नहीं है? क्योंकि बलदेव मेहता क्या कभी खड़े नहीं हो सकते? योर ऑनर, मैं जानता था कि मेरे होनहार मित्र ये प्रश्न अवश्य उठाएंगे, इसलिए मैंने 1993 में रखी गई व्यापारी संघ समारोह की छानबीन की इंटरनेट पे, तो नाम समेत इनकी छवि पाई, मिस्टर विजय विश्वकर्मा।
जोगिंदर जी जानते थे कि आप बलदेव मेहता नहीं विजय विश्वकर्मा हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको विजय विश्वकर्मा से बलदेव मेहता बनाया और बनाए रखने के लिए 10 लाख रुपए की घूस डॉक्टर सक्सेना को दी आपकी नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए। क्या ये सही है या सही है? देखिए वकील साहब, ये आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। बड़े ढीठ किस्म के आदमी हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। वरुण, इन महिला को तो जानते होंगे आप, पहचानते होंगे? ना, मैं सच कह रहा हूं वकील साहब, मैं इन महिला को नहीं पहचानता। बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। कुछ कहना चाहेंगी आप? ये इंसान मुझे क्यों पहचानेगा, जो चंद पैसों के लालच की वजह से 18 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था। और कभी इन्होंने पलटकर ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गई। तो ये देखिए हमारे शादी के कुछ फोटोग्राफ्स। क्या ये इंसान इन्हें भी झुठला देगा? ऑर्डर। योर ऑनर, विजय विश्वकर्मा और मिसेस सविता विश्वकर्मा के ब्याह की तस्वीर है। मैं हर प्रकार से प्रमाणित कर चुका हूं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ये बलदेव मेहता नहीं, विजय विश्वकर्मा ही है। हाँ, ये सच है कि मैं ही विजय विश्वकर्मा। मेरी मुलाकात योगेंद्र जी से 1993 के ऑल इंडिया व्यापार संघ की समारोह में हुई थी। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था, लेकिन वहां पर उनकी छोटी बहन, मौसेरी बहन, जिसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति थी, वो अपने किसी मैनेजर से प्यार करने लगी थी। बलदेव मेहता नाम था उसका, और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली थी। और इसी बात से जोगिंदर जी खफा थे। वो चाहते थे किसी भी तरह से बलदेव मेहता को किसी चोरी के इल्जाम में फंसाकर वो अपनी बहन से दूर करना चाहते थे। और मैंने बलदेव मेहता को 10 लाख के चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। जोगिंदर जी ने बलदेव मेहता से कहा कि उनकी बहन को उसकी चोरी का पता चल गया है और वो भी उन्हें चोर समझती है, और वो सारी जिंदगी उसका मुंह नहीं देखना चाहती। बस इसी बीच बलदेव मेहता वहां से चला गया। ये बताइए, जोगिंदर जी तो स्वयं आपको लेकर आए थे, जिस चाल में उन्होंने स्वयं आपको शामिल किया था, और आपको बलदेव मेहता साबित करने के लिए उन्होंने ही प्रयास किया था। यहां तक कि 10 लाख रुपए की रिश्वत देकर आपके समर्थन में उन्होंने वो जाली डीएनए रिपोर्ट भी बनाया। आपने उनकी हत्या क्यों कर दी? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं जोगिंदर जी का खून क्यों करूंगा? और राघव ने तो आपको बता दिया कि मैं तो हाँ, याद है मुझे, याद है मिस्टर विश्वकर्मा। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट याद है मुझे, जो कहती है कि हत्या 6:15 और 7 के बीच में हुई, और राघव का कहना कि आप 6 बजे वहां से चले गए थे। सिर्फ ये बताइए कि जोगिंदर जी के स्वर्ग सिधारने के बाद राघव को क्या लालच मिली कि वो आपके साथ काम करने लगा? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो राघव को जानता तक नहीं हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार उससे जोगिंदर जी के घर पर ही मिला था। फिर झूठ विश्वकर्मा जी। सत्य तो ये है कि राघव
इस षड्यंत्र में आपका भागीदार था, आपका अभियुक्त था, और 2 लाख रुपयों के लिए उसने आपका इस जुर्म में साथ दिया। ये आप झूठ कह रहे हैं, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या फंसाऊंगा आपको विश्वकर्मा जी, आप तो स्वयं फंस चुके हैं, क्योंकि आपके राघव ने, आपके अभियुक्त ने पुलिस को अपना बयान दिया जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है और आपका नाम भी लिया है। इंस्पेक्टर दवे, आइए। एक बार फिर समय आ गया है विश्वकर्मा जी सत्य का सामना करने की। साथ नहीं दे रहा था वो, इस्तेमाल कर रहा था वो मेरा। हाँ, मुझे पैसे दे रहा था, लेकिन कितने? मुझे वो ताने चुका रहा था और खुद लाखों अरबों की दौलत पे ऐश कर रहा था वो। मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? नाम बदलकर सारे शहरों में भटकना, अपने परिवार को छोड़ा सिर्फ उसके कहने पर। जब मुझे पता चला कि योगिंदर अब फिर फंस गया है, उसे मेरी सख्त जरूरत है, अब मैंने सोचा कि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अब जब उसने सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने मुझे पहचान लिया था, जब उसने मुझे असली बलदेव मेहता साबित करने के लिए, मेरी नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए उसने डॉक्टर को रिश्वत दी, तब मुझे लगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सब कुछ मेरा है, अब मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरी सच्चाई जानता है तो वो है जोगिंदर मल्होत्रा। मैंने सोचा क्यों न इसी को खत्म कर दिया जाए, फिर तो पूजा की सारी दौलत मेरी होगी, मेरी। मैंने पूजा के जाने के बाद राजवीर को उसके पीछे जाते हुए देखा। तब मैं जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गया। जोगिंदर मल्होत्रा अंधे थे, वो आते हुए मुझे नहीं देख पाए, और तब मैंने उन्हीं के घर में लटकी हुई तलवार से उनको मार डाला। और उसके सेफ से बचे हुए 15 लाख रुपए भी मैंने निकाल लिए। लेकिन बदकिस्मती थी, राघव ने मुझे देख लिया। लेकिन मैंने राघव को समझाया और 2 लाख रुपए देकर उसे मुंह बंद करने के लिए कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहां से चला गया। फिर मैंने तलवार पे लगे हुए अपनी उंगलियों के निशान मिटाए और उस तलवार को लेकर मैं सीधा पूजा के घर चला गया। वहां उसकी कार खड़ी देखी और उसकी डिग्गी में जाकर मैंने वो तलवार रख दी। योर ऑनर, द डिफेंस रेस। यह अदालत विजय विश्वकर्मा पर कत्ल और धोखाधड़ी के इल्जाम में केस चलाने का हुक्म देती है और साथ ही साथ राघव शास्त्री को भी गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, जिसने इस गुनाह में इसका साथ दिया। और यह अदालत पूजा मल्होत्रा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। रात के तकरीबन 1:30 बजे थे। काली रात की चादर ओढ़े एक धुन्ना सा साहब हाथ में हथौड़ा लिए अनुपमा के दरवाजे की ओर बढ़ा। कदमों में निश्चय, आंखों में आग और सीने में दफन बस एक ही मकसद, बदला। हथौड़े के बस एक ही वार के सामने सहमे हुए दरवाजे ने भी घुटने टेक दिए और गुमनाम कातिल अनुपमा के घर में घुसा। खतरा और भी करीब, और बढ़ता गया। अनुपमा के कमरे जहां वो आने वाले मौत से अनजान राहुल के सपनों में खोई चैन की नींद सो रही।
लेकिन मौत का सामान वो हथौड़ा नहीं, वो गुलाबी दुपट्टा था, वो आंचल जिसे कभी राहुल ने थामकर अनुपमा को अपनी बाहों की आगोश में घेरा था। आज यही आंचल अनुपमा को मौत की आगोश में ले जाने वाला था। अनुपमा की आंख खुली तो सिर्फ बंद होने की, क्योंकि फंदा अब गले में था। सांसें हलक में, जान मौत की दहलीज पर। जिंदगी उसका दामन छोड़ रही, हमेशा के लिए। मकसद खत्म हो चुका था, पर कातिल का खेल नहीं। उसने अनुपमा के बेजान शरीर को सीधा किया और फिर अनुपमा के मनपसंद मोगरे के फूलों की सेज बिछाई। उसकी आंखों पर उसके वही 2 लकी सिक्के जो उसके बचपन के दोस्त अनुज को 20 साल पहले दिए थे। और फिर कमरे में बजा साइड टेबल पर रखे पुराने ग्रामोफोन से अनुपमा और अनुज के बचपन के प्यार का वो गीत। और जिस तरह एक लिखे हुए दस्तावेज का अंत होता है हस्ताक्षर, एक स्प्रे कैन से काले पेंट से कातिल ने अपनी आखिरी सलामी लिखी दीवार पर। तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी, मेरी रहोगी। क्या दिल होता, तुमने तो मुझे डरा दिया। इतने बड़े मिस्ट्री राइटर जिनकी भयानक किताबें पढ़कर लाखों लोग डर के मारे सो नहीं पाते, उसकी बीवी ने उसे डरा दिया। अगर आपके फैंस ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मिस्टर निखिल मिश्रा? मेरे फैंस अगर ये बात सुनेंगे तो यही कहेंगे, ये काफी समझदार और सुलझा हुआ राइटर अपनी बीवी से डरता है, सुखी रहेगा। अच्छा, तुमने जो आइडिया दिया था उस पर मैं अपनी नई नॉवेल के लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूँ। माइनर चेंजेस हैं, लेकिन थैंक्स टू यू काफी फर्क पड़ा। सुनो ना बाबा ना, इतनी रात को एक खून खराबे किस्से कहानी मुझे नहीं सुनना है। तुम और तुम्हारे मर्डर मिस्ट्रीज। कभी तो आदर्श बीवी की तरह बिहेव किया करो। तुम्हारे संकीपन को झेलती हूँ, क्या ये कम आदर्शवाद है? रात के 2 बजे, अब तक तो उल्लू भी सो गए होंगे। एक उल्लू है जो अभी तक जगा हुआ है। रावण सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट कहूं? गुड तो मेरे लिए तब होगा निखिल जब तुम अपनी ये पहली सीक्रेट नई किताब कंप्लीट कर दोगे। अच्छा, कहां तक आई तुम्हारी ये गाड़ी? आखिरी चैप्टर लिख रहा हूं। आज फ्राइडे है, मंडे को पूरा का पूरा नॉवल आपके पब्लिशिंग हाउस भेज दूंगा। ये बात पिछले 8 फ्राइडे से तुम मुझसे कहते आ रहे हो निखिल। पता नहीं कब आएगा तुम्हारा ये मंडे। तुम्हारे फैंस की जो ये लंबी लाइन लगी है ना, उसमें सबसे आगे हम ही तो खड़े हैं, जो पूरी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी अगली सुपरहिट नॉवेल का। नहीं सर, आप मेरे फैन नहीं, आप मेरे मेंटोर, मेरे अन्नदाता। अगर आप नहीं छापेंगे तो मेरे लिखने का क्या फायदा? मंडे, आई प्रॉमिस। कहानी कैसे जा रही है आगे? यूं समझ लीजिए कि जान ले लेगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुड नाइट। वेल, थैंक्स। धवन साहब, उठा ही सही कभी हमारी भी तारीफ कर दिया कीजिए। भाई राइटर हम भी बुरे नहीं है, जो भी लिखते हैं दिल से लिखते हैं। और क्या? अरे सर, पिछली बार मेरी और उसकी बुक के सेल्स में सिर्फ 1000 कॉपीज का फर्क। हाँ हाँ बिल्कुल। हम भी कुछ कम हिट राइटर नहीं है सर। वो बात नहीं है त्रिपाठी, बट जस्ट टू कोट गाली, है और भी दुनिया में लेखक बहुत अच्छे। निखिल मिश्रा का है अंदाज़े बयां है कुछ और। चीयर्स, चीयर्स संगमन।
बिलीव दिस। मिसेस बिलिमोरिया, बाहर का मेन डोर आपने ठीक नहीं कराया अभी तक। बू, केटी! रिलैक्स मिसेस बिलिमोरिया। क्या पढ़ रही हैं आप? मर्डर ही रोड बाय निखिल मिश्रा। इस नॉवेल में आप इतनी खो गई हैं, इतना ध्यान आप मेरे केसेस में देती तो क्या बात होती। एनी मैसेजेस? नो केडी, केडी ये बेस्ट सेलर राइटर है और ये इसकी लेटेस्ट बुक है, मर्डर ही रोट, इंग्लिश ट्रांसलेशन। हर सेकंड पेज पे ट्विस्ट एंड टर्न्स, तुमको भी पढ़ना चाहिए। थैंक्स मिसेस बिलिमोरिया, बट नो थैंक्स। मेरे केसेस में वैसे भी इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि और ट्विस्ट एंड टर्न्स मेरे जीवन में आए तो मैं स्वयं ट्विस्ट एंड टर्न हो जाऊंगा। वैसे आपको ये पुस्तक हिंदी में पढ़नी चाहिए, दुगना लाभ होगा, मजा भी आएगा और आपका शब्दकोश भी सुधरेगा। मैं तो इसकी नेक्स्ट बुक के लिए वेट कर रही हूँ। सुना है नेक्स्ट मंथ उसका न्यू रिलीज होगा। अब वो बुक तभी रिलीज होंगी जब निखिल जेल से रिलीज होंगे। आपकी तारीफ? मैं तिलोत्तमा मिश्रा, निखिल मिश्रा की वाइफ। स्मॉल वर्ल्ड। अभी अभी आपके पतिदेव के बारे में ही चर्चा हो रही थी। आज सुबह ही पुलिस ने निखिल को किसी रजनी कायस के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया है। निखिल की नई नॉवेल मौत के परिंदे, उसमें अनुपमा का मर्डर बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से रजनी का मर्डर हुआ। मेरा मतलब है कि हर डिटेल, हर चीज, सब कुछ सेम टू सेम। मिसेस मिश्रा, मुझे यहाँ कोई समस्या नजर नहीं आ रही। निखिल जी की पुस्तकें लाखों लोग पढ़ते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति ने ये पुस्तक पढ़कर उसकी नकल की हो। मैं आपकी इस बात को मान लेती अगर ये किताब छपी होती, मगर ये किताब मौत के परिंदे अब तक ये छपी भी नहीं है। निखिल इस किताब को लिख रहे हैं और इस किताब के बारे में सिवाय निखिल के किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं। ऐसे आखिर हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमारे रास्ते से हट ही गया। जनाब अपनी ही कहानी को हकीकत बनाने चले थे। भाई त्रिपाठी, मुझे तो लगता है कि इस बार का बेस्ट सेलर या तो तुम्हारा होगा या हमारा। सलमान भाई, जरा सोचो, जरा समझो। बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी। इस विवाद के चलते लोगों में निखिल की किताब पढ़ने की उत्सुकता और बढ़ेगी, और अगर किसी तरह वो इस केस से छूट पाया ना, तो मान लीजिए मेरी बात, उसकी बुक के सेल्स 2 गुना नहीं 3 गुना बढ़ जाएंगे, और इस साल के सारे अवार्ड्स भी उसी की झोली में। कुछ समझे आप? बात तो सही है त्रिपाठी। ओह मिस्टर केडी पाठक, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना सुकून मिला है ये सुनकर कि निखिल का केस आप लड़ रहे हैं। थैंक गॉड आप आ गए। देखिए, द बॉय इज इनोसेंट। आप प्लीज उसे बचा लीजिएगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप कौन? जी, ऐसा है कि एक तरह से उसके यहां होने का कारण मैं ही हूं। प्लीज हेल्प हिम। मिश्रा जी, ये कौन थे? शशीष धवन मेरे पब्लिशर हैं। मेरी पहली नॉवल इन्होंने पब्लिश की थी। काफी उपकार है इनके मुझ पर। ऐसी ये बताइए मिश्रा जी, आपने अपनी नई पुस्तक किसी को पढ़ने दी थी? मैं अपने काम को लेकर काफी सीक्रेटिव रहता हूँ केडी। जब तक पहला ड्राफ्ट नहीं बन जाता मैं किसी को नहीं सुनाता। मिश्रा जी, स्पष्ट है कि कोई तो व्यक्ति है जिसने आपकी ये नई पुस्तक पढ़ी और फिर आपकी पटकथा की नकल करके रजनी कायस्थ की हत्या की। नो चांस। मेरी कहानी की एक ही कॉपी है जो मेरे लैपटॉप पर है, जिसका पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है, मेरी वाइफ के पास भी नहीं। और ये प्रिंटआउट्स मैंने खुद निकाले, एक ही सेट। मुझे तो ऐसा लगता है कि
किसी ने मेरी किताब पढ़ के नहीं बल्कि मेरा दिमाग पढ़ के खून किया, मुझे फंसाने के लिए। रजनी को जानते थे आप? नहीं, सुना है कि वो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मेरी कहानी की पात्र अनुपमा और रजनी में कोई समानता नहीं। दोनों की हत्याओं में तो है। नहीं है। मकसद खत्म हो चुका था, पर कातिल का खेल नहीं। उसने अनुपमा के बेजान शरीर को सीधा किया और फिर अनुपमा के मनपसंद मोगरे के फूलों की सेज बिछाई और फिर उसी फूलों से उसके शरीर को ढका और उसकी आंखों पर उसके वही 2 लकी सिक्के जो उसके बचपन के दोस्त अनुज को 20 साल पहले दिए थे और रखे। और फिर कमरे में बजा अनुपमा और अनुज के बचपन के प्यार का वो गीत साइड टेबल पर रखे हुए ग्रामोफोन से। और जिस तरह एक लिखे हुए दस्तावेज का अंत होता है हस्ताक्षर, एक स्प्रे कैन से ब्लैक पेंट से कातिल ने आखिरी सलामी लिखी दीवार पर, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। रोंगटे खड़े हो गए। कमाल लिखते हैं आपके हाथों में जादू है। मतलब इतनी गहराई से लिखते हैं आप कि पढ़ने वाले को तो यूं खून यूं सामने होते हुए दिखता है। फिर क्यों यूं प्रैक्टिकली फिजिकली जाकर खून करने की क्या जरूरत क्या थी? है आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि मेरे मुवक्किल ने रजनी कायस्थ की हत्या की है। हत्या स्थल पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए, कोई ऐसा सुराग भी नहीं पाया गया योर ऑनर जो इस बात का संकेत हो कि निखिल मिश्रा जी ने रजनी जी की हत्या की है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। साबित नहीं हुआ तो कर देंगे 10 मिनट। योर ऑनर, अब तो आप भी जान गए होंगे और मान भी लेंगे कि रजनी कायस्थ का खून हूबहू बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह से निखिल मिश्रा चाहते थे। सॉरी, जिस तरह से उन्होंने लिखा था। जी नहीं, ऐसा नहीं। स्पष्ट किए देता हूं। किताब में गुलाबी रंग के दुपट्टे का जिक्र है, जबकि हत्या नीले रंग के दुपट्टे से की गई है। किताब में मोगरे के फूलों का जिक्र है, जबकि यहां तो चमेली के फूल हैं। और किताब में दीवार पर जो लिखावट थी वो काले रंग में लिखी गई थी, जबकि यहां लाल रंग का प्रयोग किया गया है। जायसवाल साहब, अंतर है। आपके ऑब्जर्वेशन को मानना पड़ेगा सर। माना मैंने कि जो डिटेलिंग है उसमें कुछ अंतर है, लेकिन आप क्या मनवाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं जायसवाल साहब कि यह हत्या मिश्रा जी ने नहीं, किसी और ने की है। अगर यह हत्या मिश्रा जी ने की होती तो स्वयं इनकी लिखी हुई जानकारी ये क्यों भूल जाते? कम ऑन पाठक साहब, अब दुपट्टे का रंग नीला ना हो के गुलाबी हो गया तो क्या हुआ? दुपट्टे का रंग बदला है, खून का रंग नहीं। और जैसे कि मिश्रा जी की किताब में जो क्या विस्तृत रूप से जो वर्णन किया गया है, वो फूल, वो ग्रामोफोन, व्हाटएवर, खून भी उसी तरह से हुआ ना। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी और ने शायद पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, किसी और ने ये किताब पढ़ी ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं होता? चलिए पूछते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, सही कह रहा हूं मिश्रा जी? राइट। और एक बात बता दीजिए कि ये रजनी कायस्थ के साथ आपका क्या रिश्ता था? मैं रजनी को नहीं जानता था। पक्का? ऑफ कोर्स पक्का। चलो, आप रजनी कायस्थ को नहीं जानते थे, तब ये बताइए कि आपकी इस किताब के बारे में और कौन जानता था? जी वैसे तो
कोई नहीं। नहीं वैसे मतलब कैसे? आई मीन मेरी वाइफ तिलोत्मा जानती थी मेरे बुक के बारे में, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं। इतनी डिटेल में नहीं पता था कि जिस तरह से डिटेलिंग में वर्णन किया गया था किताब में, उस डिटेलिंग से वो खून कर सके। यही कहना चाहते हैं ना? सोचिए सोचिए। अच्छा कोई और? अरे मिश्रा जी, आप राइटर हैं, किसी की तकदीर लिखने का ये आखिरी मौका है। मेरा मतलब है अपने आप को निर्दोष ठहराने का और किसी और को दोषी ठहराने का ये आखिरी मौका है भैया। जी नहीं, ऐसा कोई और नहीं है जो मेरी किताब को इस बारीकी से जानता हो। प्रश्न है मेरे मन में जायसवाल साहब। मेरे लिए, इनके लिए? नहीं, आप ही के लिए, क्योंकि आप ही ने अभी अभी कहा कि मिश्रा जी के अतिरिक्त और किसी को इनकी पुस्तक के बारे में ज्ञान नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इन पर संदेह जाने का कारण ये था कि हत्या का वर्णन और इनकी पुस्तक में हत्या का वर्णन मेल खाते हैं। पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस ने तो यह किताब पढ़ी नहीं थी। Am I right or am I right? साइलेंस प्लीज। मिश्रा जी बताइए कि पुलिस को इस बारे में सूचित किसने किया था? जी हाँ, मैंने पुलिस को बताया था निखिल के बुक के बारे में। हाँ धवन साहब, ये तो हम जानते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि निखिल जी के कथन के अनुसार केवल ये ही जानते थे अपनी पुस्तक के बारे में। आपको इस पुस्तक की जानकारी कहाँ से मिली? पिछले महीने निखिल अपना लैपटॉप लेकर मेरे ऑफिस में आया था अपने प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए। खुद तो उसने अपनी किताब के बारे में कुछ नहीं बताया, बट आई वॉज क्यूरियस। इसलिए जब वो उठकर बाथरूम चला गया, मैंने उसके लैपटॉप को घुमाकर जो उसने लिखा था पढ़ लिया। Curiosity kills the cat, Mr. Dhawan. Anyway, बाथरूम जाकर लौटने को 5-10 मिनट लगते हैं। ताज्जुब है कि आपने इतने कम समय में पूरी पुस्तक पढ़ ली। नहीं, मैंने मैथ्स सिनॉप्सिस पढ़ा। मैंने सिनॉप्सिस पढ़ी, आपने कहानी का संक्षेप पढ़ा, लेकिन कहानी के संक्षेप में इतनी विस्तृत जानकारी तो होती नहीं। किस रंग का दुपट्टा इत्यादि इत्यादि। जिसमें लिखा था कि नायिका की मौत स्टोरी के एंड में फूलों की सेज पर होती है। तो उसी दिन पुलिस कमिश्नर साहब एक पार्टी में मुझे मिले। उन्होंने रजनी की हत्या के बारे में बताया। फिर मैंने भी, जैसा हम कैजुअली बोलते हैं ना, कि निखिल के बुक के बारे में बताया। उसमें भी नायिका की मौत ऐसे ही होती है। जो आपने मुझसे बात कही थी कि आप ही के कारण निखिल जी की ये दुर्दशा है, अब मैं उस बात का तात्पर्य समझा। क्या यही कारण था जो आपने वो बात कही थी, या कोई और भी कारण है? हाँ, यही एक वजह थी। और क्या वजह हो सकती है? यही, आप ही ने निखिल मिश्रा की बुक की कॉपी की, आप ही ने रजनी कायस्थ का खून किया ताकि निखिल मिश्रा फंस जाए। करेक्ट पाठक सर? क्या बात है जायसवाल साहब, आई एम इम्प्रेस्ड। सही कहते हैं, संगत का असर होता है। देखिए ना, मेरे साथ रह रहकर आप भी उचित मुद्दा उठाने लगे। तो बताइए धवन साहब, क्या ऐसा हुआ था कि आपने मिश्रा जी की किताब पढ़ी और उससे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर ये हत्या की और इन्हें फंसाया? मैं निखिल को क्यों फंसाऊंगा? अरे वो तो मेरे बेटे जैसा है। शुरू से मैंने कितनी हेल्प की है उसे। जी हाँ, धवन सर मेरा नुकसान क्यों चाहिए? इसे तो उन्हें नुकसान होगा। करेक्ट, सही बयान दे। अब मिश्रा जी, एक छोटा सा सही बयान और दे ही दीजिए कि आप ही ने रजनी कायस्थ को। मैंने आपसे कहा ना, मैं रजनी को नहीं जानता था। मैं भूल जाता हूँ आप रजनी को। कभी कोई पार्टी वगैरह में मिले तो फिर हो सकता है कहीं कभी किसी बुक लॉन्च पे कुछ ऐसा।
आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन इज कोअर्सिंग द विटनेस। जायसवाल साहब मेरे मुवक्किल पर दबाव डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, आजकल के दौर में चलचित्र के निर्गमन से पहले ही, उसके रिलीज से पहले ही उसकी चोरी की हुई पायरेटेड कॉपी इंटरनेट पर आ जाती है। हो सकता है ऐसा कुछ मिश्रा जी की पुस्तक के साथ भी हुआ हो। प्रकाशन से पहले ही किसी ने इनकी पुस्तक चुराई हो, उससे प्रेरित हुआ हो और उसकी नकल करके यह हत्या की हो और इन्हें फंसाया हो। सवाल। पाठक साहब सिर्फ सवाल उठा रहे हैं जो कोई भी उठा सकता है योर ऑनर। कब, क्यों, कहां, कैसे, अदालत में तो ये सब चलते रहता है, लेकिन जवाब, जब तक सवाल का जवाब ना हो तब तक सवाल में दम नहीं होता है। मैं सवाल पूछने के साथ साथ जायसवाल साहब किसी को अपनी कुर्सी से उठाकर यहां तक लाना चाह रहा था ताकि वो यहां आकर मेरे प्रश्न का उत्तर दे। योर ऑनर, मैं मिस्टर गुलशन त्रिपाठी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मिस्टर गुलशन त्रिपाठी, आप भी एक लेखक हैं। मिश्रा जी की तरह अनेक रोमांच से भरे मर्डर मिस्ट्रीज लिखे हैं आपने, क्या यह सत्य है? जी। तो एक प्रकार से तो आप मिश्रा जी के प्रतिद्वंदी हुए। जी। क्या बात है, आप इतना डर क्यों रहे? पानी पिएंगे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल ये इन्होंने इनकी नॉवेल में क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या ना कि हम लोग हमारे काम कभी शेयर नहीं करते। गुलशन त्रिपाठी @zingmail.com आप ही का ईमेल आईडी। तो आप अपना ईमेल चेक करते हैं रोजाना या हर दूसरे दिन? जी, दूसरे दिन। कुछ समय पहले एक ईमेल भेजा गया था। ये जो है त्रिपाठी साहब, ये मिश्रा जी के लैपटॉप से निकाली गई इनके ईमेल आईडी की सेंट बॉक्स की उसका प्रिंट आउट है। यहाँ देखिए, गुलशन त्रिपाठी @zingmail.com। इसके साथ में एक अटैचमेंट भी है, मौत के परिंदे, अंतिम अध्याय, द फाइनल चैप्टर। मैंने गुलशन को कभी अपनी किताब या उसका कोई भी हिस्सा कभी भी मेल नहीं किया। मैं जानता हूं कि आपने नहीं भेजा, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब त्रिपाठी साहब ही हमको बताए कि ईमेल अंततः आपको भेजा किसने? किसने? मैंने मना किया था तुम्हें, मत करना ये सब। मेरी बात माने नहीं। देखो, सदिया ना मुझे। तिलोत्मा, मैंने ही गुलशन को निखिल की किताब का आखिरी चैप्टर मेल किया था। मिश्रा जी, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी थी? जी नहीं। I mean, हाँ, तिलोत्मा और गुलशन की दोस्ती के बारे में जानता था। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे पूछे बगैर मेरे सबसे बड़े राइवल को तुमने मेरी किताब क्यों भेजी? तुम्हारे लिए, तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए। जज साहब, पिछले कई दिनों से निखिल अपनी किताब की आखिरी अध्याय को लेकर बहुत परेशान था। वो अपने आखिरी अध्याय में बुरी तरह से अटक गया था, जिसकी वजह से निखिल का मूड हमेशा ऑफ रहता था। और तो और इन सब की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े शुरू होने लगे। बस मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया, मुझसे निखिल की परेशानी देखी नहीं गई। इसलिए ये मैंने मदद के लिए शन को फोन किया। क्या मुझे निखिल की नई बुक का ड्राफ्ट मेल करना चाहती हो? मगर क्यों? ताकि तुम वो आखिरी चैप्टर पढ़कर निखिल की मदद कर सको, उसे कोई सलाह दे सको, जिससे वो अपनी बुक पूरी कर सके। गुलशन, मैं जानती हूँ कि निखिल की तरह तुम भी एक एक्सपर्ट मिस्ट्री राइटर हो। वो मेरी सलाह क्यों लेगा? तुम जानती हो ना, वो तो मुझसे चिढ़ता है। देखो गुलशन, तुम अपनी राय, अपनी सलाह मुझे बता देना और मैं निखिल को, और उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने तुमसे मदद ली है।
सिर्फ अपने घर में शांति चाहती थी। निखिल, मेरा यकीन मानो, मेरा कोई बुरा मकसद नहीं था, नहीं था मेरा कोई बुरा मकसद। मैं क्षमा मांगने का समय मिलेगा आपको। योर ऑनर, रजनी कायस्थ हत्याकांड में पुलिस का निखिल मिश्रा जी पर संदेह जाने का एक ही कारण है कि इनकी पुस्तक में हत्या का विवरण और असल हत्या का विवरण मेल खाता है। अब तक अदालत के समक्ष ये बात थी कि मिश्रा जी के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भी इस विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब अदालत में यह स्पष्ट हो चुका है कि 3 और व्यक्ति इस पुस्तक के बारे में जानते थे। सर्वप्रथम इनके प्रकाशक श्री शिरीष धवन, द्वितीय इनकी धर्मपत्नी श्रीमती तिलोत्तमा मिश्रा और तीसरे इनकी पत्नी के घनिष्ठ मित्र श्री गुलशन त्रिपाठी जी। इसके चलते योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर संदेह 75% कम हो जाता है और मुझे पूरी अपेक्षा है कि मेरे होनहार मित्र भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। जी नहीं, आपने कहा और मैंने माना, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि क्या है, मिस्टर त्रिपाठी, मिसेस मिश्रा और श्री धवन जी, इन्होंने भले ही किताब पढ़ी हो, लेकिन ये तीनों में से कोई भी रजनी कायस्थ को जानता नहीं था। और जब जानता नहीं था तो वो रजनी कायस्थ के मौत का अध्याय क्यों लिखेगा? जायसवाल साहब, संभवतः आप ये भूल रहे हैं कि मेरे मुवक्किल ने भी अपने कथन में कहा कि वो रजनी कायस्थ को नहीं जानते थे। एक मिनट, आप अगर बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूँ। हाँ, बी माय गेस्ट। हाँ मिश्रा जी, जैसे कि अभी पाठक साहब ने बताया कि मैं भूल रहा हूँ, आपने जो वो स्टेटमेंट दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी भूल रहे हैं कि आपका रजनी कायस्थ के साथ कोई रिश्ता था? कहीं ऐसा? अगेन, मैंने आपसे कहा ना, मैं रजनी को नहीं जानता। रजनी मेरा क्या ताल्लुक? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, रजनी से आपका क्या ताल्लुक? फिर से? नहीं, जस्ट ट्राइंग टू बी श्योर, दैट्स इट। मतलब रजनी को आप नहीं जानते, कभी किसी भी तरह से कोई मुलाकात हुई नहीं है, जान पहचान, मतलब कोई फेसबुक या ट्विटर या कुछ? ओ बाबा, गुस्सा, डर गया। चलो ठीक है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं पाठक साहब कि वो रजनी कायस्थ को नहीं जानते थे। शायद रजनी कायस्थ आपको बहुत अच्छी तरह से जानती थी मिश्रा जी, नहीं? योर ऑनर। अरे क्या हुआ, घबरा गए? पसीने छूट रहे हैं, रुमाल दूं? नहीं, देखो, एक ऑप्शन ये भी है, जैसे आपके नॉवेल्स में होता है कि ये आप है ही नहीं, आपका जुड़वा भाई, या तो फिर आपका हम शक्ल है, ऐसा कुछ। आई लव दिस पार्ट। गहरी खामोशी, योर ऑनर, साइलेंस स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। ये खामोशी ये साबित करती है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, है ना पाठक साहब? योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रजनी कायस्थ के बड़े भाई अविनाश कायस्थ। मेरा नाम अविनाश है सर। रजनी मेरी बहन थी। उसकी मौत से 1 हफ्ता पहले वो मेरे पास आई थी और उसने। रजनी, क्या बात? मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से बहुत परेशान हूँ। कुछ नहीं भैया। भाई हूँ तुम्हारा, बोलो क्या बात? भैया वो कोई है जिससे मैं प्यार करती थी। 6 महीने से हमारा अफेयर था, लेकिन अब नहीं है। मैं उससे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा, धमका रहा है मुझे, इमोशनल ब्लैकमेल। कौन है वो?
एक राइटर है। नाम तो होगा ना उसका? फॉरगेट इट भैया, मैं उसे भूल चुकी हूँ। शादीशुदा आदमी है। उसके प्यार में पड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं बात करूं उससे? नहीं नहीं भैया, फॉरगेट इट, मैं हैंडल कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर मुझे पता होता कि तुम ही निखिल मिश्रा हो, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारता। और जब तक मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। हाँ अविनाश जी, अफसोस देर तो हो चुकी थी, लेकिन अब आयम जायसवाल अंधेर नहीं होने देगा इस अदालत में। मिश्रा जी, कम ऑन, बोलिए ना, लेट अस नो द फैक्ट, बता दीजिए ना। बताइए सच क्या है? बता दीजिए अदालत को, क्या आप रजनीकांत को जानते थे और आपने रजनीकांत का खून किया है? टेल अस। जी मैं रजनी को एक बुक कॉन्फ्रेंस में मिला था। 6 महीनों से हमारा अफेयर चल रहा था। तिलोत्मा या किसी और को इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना ही सच है, मैंने उसे नहीं मारा है। I haven't killed her. Leave it to me to prove it whether you killed her or not. ये मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि आपने रजनीकांत को क्यों मारा, क्योंकि वो आपको छोड़ना चाहती थी। आप उसे धमका रहे थे, लेकिन धमकी का कोई असर नहीं हुआ, तो आखिरी रास्ता खून। The fiction became the fact. तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। ऑनर, इसी के साथ किस्से और कहानी का दी एंड। किरी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर मैं और क्या करता? मैं कैसे सबको बता देता कि मेरा रजनी के साथ अफेयर था? ये बात तिलोत्मा को पता चल जाती, पुलिस को, सारी दुनिया को पता चल जाती। इससे मेरा केस तो खराब होता ही, लेकिन साथ ही साथ मेरी इमेज भी खराब हो जाती। इमेज? आपको इमेज की पड़ी है? यहाँ आपका जीवन दांव पर लगा हुआ है, उसका कुछ नहीं। अब इसके बाद तो प्रोसिक्यूशन को छोड़िए, मुझे संदेह हो रहा है कि रजनी की हत्या आपने की है, किसी और को नहीं। मुझे तो बताना चाहिए था। किरी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, एक बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई। बताइए, क्या है? ये है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अपनी कहानी किसी के साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन अपनी अधूरी नॉवल की कॉपी मैंने रजनी को दी थी। सुपर्ब, कमाल करते हैं आप मिश्रा जी। एक तो इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया, और फिर आपने अपने उपन्यास की कॉपी रजनी को दी, ये बात भी नहीं बताई। अब बता रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वो मेरी बहुत बड़ी फैन थी, और मैंने उससे वादा किया था कि अपनी नॉवल मौत के परिंदे की पहली कॉपी उससे ही दूंगा। कॉपी लौटाई थी उसने पढ़ने के बाद? नहीं, उसने कॉपी वापस तो नहीं दी, और अब वो कॉपी कहाँ है मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि किसी ने उस कॉपी को पढ़ के रजनी की जान ली हो, उसी अंदाज में। हाँ, संभव तो ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन कैसे पता लगाएं कि रजनी के अतिरिक्त और किसने ये नॉवल पढ़ी? सिर्फ रजनी बता सकती थी, और दुर्भाग्यवश अब वो रही नहीं। खिरी, प्लीज मुझे सिचुएशन से निकाल दो। आई प्रॉमिस, मैंने रजनी को नहीं मारा है।
और देखो, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, अपनी बीवी को धोखा दिया। एक बार मैं बच गया तो मैं तिलोत्तमा से उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगा। प्लीज हेल्प मी। और कोई ऐसी बात है जो आपने मुझे नहीं बताई? और फिर मानो कि मंजुला इस दुनिया से अचानक गायब हो गई। ना उसकी कोई खबर, ना कोई निशान। फिर 8 दिन बाद जब वो ऑफिस नहीं है, ना उसने अपना फोन उठाया, ना घर का दरवाजा खोला। उसकी बहन शामली को शक और उसने पुलिस को फोन किया और वहां पहुंची। सर 2 हफ्तों से हम दिल्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी ना कोई फोन उठा रही है और ना कोई रिप्लाई कर रही है, और यहाँ आके देखा कि दरवाजा लॉक है। हम देखते हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसी। एक घर जो खामोश गवाह की तरह एक घिनौना राज छिपाए हुए था। और फ्रिज खोलते ही उसमें मिली 2 हफ्तों से जमी शामली की लाश। एक डोर से ऐसे बंधी हुई जैसे वो एक तोहफा हो। आंखों पर चढ़े सनग्लास, बालों में मुरझाए फूल, बदन पर फैले हुए जहर का नील। ये देखिए फोटो मिला है। निखिल मिश्रा, उसकी एक और प्रेम कहानी। 19 जून का डेट। 19 जून से लाश इस फ्रिज में है। इसके 1 दिन बाद रजनी कायस्थ का खून हुआ था, 20 जून को। जब निखिल मिश्रा आजाद था। एक और कत्ल। बैड न्यूज फॉर केडी पाठक।